हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मैडम। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ईपीएस 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चीन की विकास रणनीतियों पर एक निबंध लिखिए। चीन की विकास रणनीतियाँ। ये क्वेश्चन आपका जून 2014, जून 2016, जून 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, दिसंबर में भी, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको जून का बताया है और दिसंबर के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका दिसंबर और जून दोनों में पूछा जा चुका है। तो आज ही इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, चीन की विकास रणनीतियाँ। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको जिस का क्वेश्चन जो है आपको जितने मार्क्स का पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी चीन की विकास रणनीतियाँ। आप इसको लिख सकते हैं, आपको ये तो लिखना ही है, लेकिन आपको इससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, जिससे कि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए, चीन में 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई। ओके फ्रेंड्स, चीन में 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई, जिसको नव लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा गया। जिसको क्या कहा गया फ्रेंड्स? नव लोकतांत्रिक व्यवस्था। 1954 तक चीन का मध्य वर्ग भी चीन के आर्थिक विकास में शामिल हो गया। ओके फ्रेंड्स, 1954 तक चीन का मध्य वर्ग भी चीन के आर्थिक विकास में शामिल हो गया। इस काल में भूमि सुधार कानूनों को लागू किया गया। इस काल में भूमि सुधार कानूनों को लागू किया गया और सामंती जमींदारों के स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, चीन में 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई, जिसको नव लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा गया। 1954 तक चीन का मध्य वर्ग भी चीन के आर्थिक विकास में शामिल हो गया। इस काल में भूमि सुधार कानूनों को लागू किया गया और सामंती जमींदारों के स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया। आगे है भूमि का वितरण। ये देखिए, भूमि का वितरण वास्तविक खेतीहरों में किया गया। चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। कृषि पक्ष पर कम ध्यान दिया गया। इस नीति को पर्याप्त सफलता मिली। 1958 से 61 के संकटपूर्ण वर्षों से कम यूनिटों का सर्जन किया गया तथा द्विपद चालित औद्योगिक नीति को लागू किया गया, जिसका अर्थ था छोटे एवं बड़े उद्योगों का साथ साथ विकास तथा देशी तकनीकों एवं कई विधियों का एक साथ प्रयोग। कालांतर में चीन में नई आर्थिक नीति भी लागू की गई, जिसे बाजारी समाजवाद का नाम दिया गया। 1966 में वहाँ की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ और गंभीर आर्थिक कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया। ठीक उसी समय क्या हुआ फ्रेंड्स? ठीक उसी समय माओ त्से तुंग ने अपनी सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। यह एक आंतरिक व्यवस्था थी, जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था एक बार फिर बुरी तरह लड़खड़ा गई। वास्तव में यह क्रांति तुंग ने पूंजीवाद की वापसी को रोकने के लिए शुरू की थी। 1976 में माओ त्से तुंग की मृत्यु के बाद 1976 में माओ त्से तुंग की मृत्यु के बाद सत्ता डेंग जिओपिंग के हाथों में आ गई। ओके फ्रेंड्स, 1976 में माओ त्से तुंग की मृत्यु के बाद सत्ता डेंग जिओपिंग के हाथों में आ गई। नए नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार लागू किए गए, जिसको चीनी लक्षणों वाला समाजवाद कहा गया। आगे है 1990
और 1999 मीन्स 1990 से लेकर 1999 के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से उदारीकृत और निजीकृत हुई। चीन ने विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया। चीन ने विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ चीन का व्यापार खूब फला फूला। हांगकांग और मकाओ भी चीन का भाग बन चुके थे और चीन में अपनाई गई जो कार्यनीतियाँ है वो इस प्रकार है। मीन्स चीन में जो अपनाई गई जो कार्यनीति है वो क्या है, इस प्रकार है। हम देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है ये देखिए, आई होप कि आपको विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। ये देखिए, फर्स्ट है जमींदारी प्रथा की समाप्ति। जमींदारी प्रथा की समाप्ति, कम्यून प्रणाली का अंत। जमींदारी प्रथा की समाप्ति, कम्यून प्रणाली का अंत, पारिवारिक पट्टेदारी वाले खेतों की स्थापना आदि को क्या किया गया, अपनाया गया। जमींदारी प्रथा की समाप्ति, कम्यून प्रणाली का अंत, पारिवारिक पट्टेदारी वाली खेतों की स्थापना आदि को अपनाया गया। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, गरीबी का उन्मूलन, शिक्षा को प्रोत्साहन, व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं, एक संतान के मानक का पालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण। ये हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ये है चीन के विकास की कार्यनीतियाँ। आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहन दिया गया, विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत किया गया और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को महत्व दिया गया। आगे है, इसके अंतर्गत कार्यनीति की व्यावहारिकता पर बल दिया गया। जैसा कि डेंग ने कहा, इसके अंतर्गत कार्यनीति की व्यावहारिकता पर बल दिया गया। जैसा कि डेंग ने कहा कि बिल्ली काली हो या सफ़ेद, बिल्ली काली हो या सफ़ेद, मुख्य बात यह है कि उसमें चूहों को पकड़ने का सामर्थ्य होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत कार्यनीति की व्यावहारिकता पर बल दिया गया। जैसा कि डेंग ने कहा है कि बिल्ली काली हो या सफ़ेद, मुख्य बात यह है कि उसमें चूहों को पकड़ने का सामर्थ्य होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। Thank you friends for watching this video.